Assalamu alaikum and welcome to all the wonderful students who have joined us in this video. So we are going to start the final term preparation series of CS 432, that is network modeling and simulation, और इंशाल्लाह जो है वो हमने वीक 7 से ऑनवर्ड्स कंटिन्यू करना है. ठीक है. अच्छा, अब सबसे पहले लेक्चर आ गया आपके पास 85 और इसका टाइटल देखिए पता चल गया कि हमने क्या करना है कि हमने कुछ नेटवर्क के डिज़ाइन को लेकर ट्रेड ऑफ्स की बात करनी है. देखें, ट्रेड ऑफ का ये बेसिकली मतलब होता है कि किसी एक चीज़ के कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान हैं, तो हमने कोई एक मिडल ग्राउंड फाइंड करना होता है, कोई हमने एक मिड वे जो फाइंड करना होता है कि एक कॉम्प्रोमाइज़ हम कर लें कि कुछ फ़ायदे हम ले लेते हैं, कुछ बेनिफिट्स, और कुछ जो लाइक नुकसान हैं, जो उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं, वो अफोर्ड कर लेते हैं. ठीक है, तो दरमियान में कि कुछ अच्छा और कुछ बुरा, इसको कहते हैं ट्रेड ऑफ. अब देखें कि आपके पास नेटवर्क के डिज़ाइन की जब हम KPIs की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की, और इसी तरह QoS जो आपके पास क्वालिटी ऑफ सर्विस की स्पेसिफिकेशन हमने मिड टर्म्स में बात की थी, उसमें आपके पास डिफरेंट चीज़ें नेटवर्क के डिज़ाइन से रिलेटेड आ जाती हैं, जैसे स्केलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, यूजेबिलिटी, देन परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी. ठीक है, तो मतलब ये सारी आ जाती हैं. तो एक होलिस्टिक सोल्यूशन, एक कंप्लीट सोल्यूशन जो है, उसमें एक फ़ाइन एक आपको बहुत अच्छा बैलेंस चाहिए होता है. क्यों? क्योंकि हो सकता है कि अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क को अगर स्केल करते हैं, स्केलेबल के उसको एक्सपेंड करते हैं, तो हो सकता है कि उसकी अफोर्डेबिलिटी कम हो जाए, कि वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव ना रहे, एक्सपेंसिव पड़ जाए. ठीक है, तो हमने रिक्वायरमेंट्स और नीड्स के मुताबिक जो है वो एक स्केल बैलेंस करना होता है, और हमने देखना होता है कि हम क्या बेनिफिट्स हमें हर हाल में चाहिए और कौन कौन से रिस्क जो हैं वो हम अफोर्ड कर सकते हैं. ठीक है, तो जो डिज़ायरेबल फ़ीचर्स होते हैं जो हमें चाहिए होते हैं, और जो इनकम्पैटिबल होते हैं जो हमें नहीं चाहिए होते हैं, उन दोनों के दरम्यान में आपने बैलेंस बनाना होता है. एक कॉम्प्रोमाइज़ की टाइप है. असल में अब यहाँ पे क्या है कि ऑफन कन्फ्लिक्टिंग टेक्निकल गोल्स के आमतौर पे क्या होता है कि जो टेक्निकल गोल्स हैं कि हमें अफोर्डेबिलिटी चाहिए या स्केलेबिलिटी, तो वो आपस में कन्फ्लिक्ट कर जाते हैं, अपोज कर रहे होते हैं एक दूसरे को. ठीक है, तो अब इन डिफरेंट फैक्टर्स के दरम्यान में एक ट्रेड ऑफ जो है वो बनाना ज़रूरी है. अब यहाँ पे जैसे एग्जांपल है कि अवेलेबिलिटी वर्सेस अफोर्डेबिलिटी, कि अगर हम किसी नेटवर्क को जितनी देर ज़्यादा अवेलेबल रखेंगे तो वो उतना ही ज़्यादा मैनेज करना उसको मतलब जो है वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं रहेगा, ज़्यादा अमाउंट उसमें लगेगी. ठीक है, तो अब आपको अवेलेबिलिटी भी चाहिए लेकिन आपको अमाउंट भी कम चाहिए, तो इन दोनों के दरम्यान में आपने एक ट्रेड ऑफ बनाना है. इसी तरह यूजेबिलिटी वर्सेस सिक्योरिटी. अब जो चीज़ जितने जो है वो यूजेबल होती है, जितना यूज़ की जाती है, जितना एक्सपोज होती है पब्लिक में, वो उतनी ज़्यादा वल्नरेबिलिटीज़ या मतलब उस पर उतने ज़्यादा सिक्योरिटी अटैक्स के चांसेस होते हैं. तो हमें यूजेबिलिटी भी चाहिए लेकिन सिक्योरिटी भी चाहिए, तो इस तरह से हमें एक ट्रेड ऑफ बनाना पड़ता है डिफरेंट क्वालिटीज़ के दरम्यान में. अब यहाँ पे आपको दो एग्जांपल्स दी हुई हैं. सबसे पहले आ जाती है सिंपल कम्युनिकेशन ट्रेड ऑफ. अब जैसे अगर आपने फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप पे या कहीं भी अगर फॉर एग्जांपल आपने इमेज कोई शेयर करना है, तो इमेज असल में जितने साइज़ का होता है, हम क्या करते हैं कि उसके साइज़ को रिड्यूस करते हैं या कंप्रेस कर देते हैं. ठीक है, जिसे तो बेसिकली क्या होता है कि अगर हम इमेज का साइज़ कंप्रेस करके उसका साइज़ स्मॉल करके अगर भेजते हैं, सेंडर रिसीवर को भेजा है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि उसका ट्रांसमिशन टाइम तो कम होता है, कि हमें कम टाइम में फ़ौरन से रिसीवर को मिल जाती है, या कह लें कि कम कॉस्ट में मिल जाती है क्योंकि उसका साइज़ कम होता है, लेकिन एट द एक्सपेंस ऑफ CPU टाइम, के CPU को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, कि उसे कंप्रेशन परफॉर्म करनी पड़ती है. ठीक है, तो अब हमें कंप्यूटेशन और कम्युनिकेशन के दरम्यान में जो है वो एक ट्रेड ऑफ, एक बैलेंस चाहिए, कि चलो कोई बात नहीं, अब साइज़ कम कर लिया तो ट्रांसमिशन टाइम तो कम हो गया ना, या कॉस्ट तो कम हो गई बेशक, लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ कि कंप्यूटेशन का टाइम ज़्यादा हो गया, कि CPU को ज़्यादा काम करना पड़ा. तो अब दोनों चीज़ें एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, कन्फ्लिक्ट में हैं, लेकिन डेफिनेटली हमें कोई एक बैलेंस, एक ट्रेड ऑफ जो है वो क्रिएट करना होगा. अब जैसे यहाँ पे थ्रूपुट वर्सेस फेयरनेस है. अब थ्रूपुट होता है कि मैक्सिमम आपके पास जो बैंडविड्थ होती है, या फिर एक चैनल के अक्रॉस आप कितना जो है वो डेटा सेंड कर सकते हैं मैक्सिमम. ठीक है, और फेयरनेस होता है कि हम किसी भी मैसेज को या किसी भी पैकेट ऑफ डेटा को जिसको हम सेंडर से रिसीवर की तरफ भेज रहे हैं, वो अपने अनफेयर हम ना हो कि एक ही पैकेट को बार बार भेजी जा रहे हैं, या जो सिर्फ स्मॉल वाले पैकेट्स हैं उनको ही हर बार भेज रहे हैं. तो इसका ट्रेड ऑफ जो है वो वेटेड स्केजुलिंग के ज़रिए से हम करते हैं. वेटेड स्केजुलिंग क्या होती है कि हम वेट्स के अकॉर्डिंग, प्रायोरिटीज़ या इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग जो है ना वो पैकेट्स या मैसेजेस जो भी आपने सेंडर ने सेंड करने हैं रिसीवर को, उनको वेटेड स्केजुलिंग के अकॉर्डिंग उनको डिफरेंट वेट्स देते हैं, और फिर उनकी एक लिस्ट बना देते हैं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये, फिर ये, फिर ये. तो जिसकी वजह से क्या होता है कि थ्रूपुट भी यूज़ हो जाती है, लेकिन हमें पता होता है कि हाँ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था हम उसी को डील कर रहे हैं पहले.
ठीक है। तो ये इस तरह से ट्रेड ऑफ हमने नेटवर्क लेवल पे बनाया। तो अब इसकी एक एग्जांपल हम इस तरह देख सकते हैं, नैपसैक प्रॉब्लम जिसे कहते हैं, कि आपके पास एक फॉर एग्जांपल बैग है 15 kg का, ठीक है ना। और इसमें आपने क्या करना है कि कोई चाइल्ड कोई बच्चा गया हुआ है 100 रुपीज़ लेके किसी ग्रोसरी स्टोर पे, ठीक है। अब उसने 100 रुपये में जो है वो सारी चीज़ें पूरी करनी है, जो जो भी उसे अपने लिए कोई भी वहाँ से चीज़ें चाहिए वो उसने 100 रुपीज़ में ही मैनेज करनी है। तो अब वो देखेगा कि कौन सी चीज़ जो है वो अगर थोड़े कम पैसों की लेता है तो वो उसकी जगह एक और एडिशनल ले सकते हैं। तो मतलब 15 kg का समझ लें बैग है, और आपके पास डिफरेंट आइटम्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट केजीज़ के, डिफरेंट डिफरेंट वेट्स के। तो आपने किसी तरह कम ज़्यादा करके ओवरऑल आपने 15 kg जो है वो पूरा करना है। तो अब जैसे देखें फॉर एग्जांपल, अगर चाइल्ड किसी कन्वीनियंस स्टोर में गया हुआ है, या दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि आपके पास ये नेटवर्क है और उसमें ये डिफरेंट आपके पास जो है वो कह लेंगे सर्विसेज हैं, या डिफरेंट आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं नेटवर्क के। तो आपने 20 पॉइंट्स जो है वो स्केलेबिलिटी को दे दिए, 15 नेटवर्क परफॉर्मेंस को, 5 सिक्योरिटी का। मतलब हम इनको चेंज भी कर सकते हैं, ये एग्जैक्ट आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। सो अब आपके पास टोटल जो है वो 100 बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके पास यहाँ पे टोटल 100 ही है, उससे ज़्यादा तो नहीं क्रॉस कर सकते। अगर यहाँ पे 50 होते तो हम इन सबको कम ज़्यादा करके जो है वो 50 किसी तरह करते हैं। तो लेस देन होना चाहिए या इक्वल, इन सब का जो समेशन है वो लेस देन होना चाहिए या फिर इक्वल टू होना चाहिए इस टोटल वेट के, जो आपके पास कैपिटल W से डिनोट किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास आ जाती है प्रॉब्लम सेट 1। वैसे जो आपके यूनिवर्सिटी के लेक्चर हैं ना, जो आपके टीचर ने पढ़ाए हुए हैं, उसमें बेसिकली जो इस तरह के न्यूमेरिकल्स टाइप हैं उनको नहीं किया हुआ उन्होंने सॉल्व, ठीक है। तो हमें जो लगेगा कि कंपैरेटिवली शायद पेपर में आ सकता है उसको हम कर लेंगे, लेकिन जो बहुत ज़्यादा ही लेंथी और इस तरह के फॉर्मूलाज हैं जो आगे भी आपके सिलेबस में कहीं यूज़ नहीं हो रहे, उनको हम इग्नोर करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके टीचर ने ही नहीं पढ़ाए हुए, इसलिए उनके वीडियो लेक्चर्स भी आप देख लें तो आपको नहीं मिलेगा वहाँ पे सोल्यूशन, क्योंकि उन्होंने सिर्फ रीड करके आपको बताया हुआ कि क्या करना है। एनी हाउ, अब यहाँ पे जो है एक लाइब्रेरी सेंटर की जो है वो बात हो रही है, और ये ऑनलाइन बेस्ड है, इसमें कंप्यूटिंग सिस्टम्स जो हैं वो साथ अटैच्ड हैं। अब यहाँ पे जो है वो आपके पास एक मेन सर्वर है, जिसमें यहाँ पे देख लें सर्वर फॉर्म में आपको जो है वो एक कंप्यूटर मिल रहा है, इसी तरह एक CPU है, फिर कुछ कनेक्टिंग डिवाइसेस हैं, ठीक है ना। और फिर यहाँ से अगेन आपके पास ये एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, फिर बिजनेस एंड सोशल साइंसेज, देन यू हैव मैथ एंड साइंसेज एंड आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़, ठीक है। अब हमने अगर डिफरेंट फैक्टर्स इसमें डिस्कस करने हैं तो हम कहेंगे कि भाई इसका टोटल डेटा रेट क्या होगा नेटवर्क का, या कौन सी एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में, इस एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में ऐसी कौन सी एप्लीकेशन होगी जो सबसे ज़्यादा वर्क लोड जनरेट कर रही होगी। इस तरह मैथ एंड साइंस डिपार्टमेंट में कौन सी एप्लीकेशन ऐसी होगी जो सबसे ज़्यादा कम जो है वो लोड जनरेट करी होगी। तो यहाँ पे ये जो आपके पास स्पीड्स लिखी हुई हैं, जैसे इसमें सबसे कम जो है वो एप्लीकेशन 2 कर रही है, इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो आपके पास एप्लीकेशन 3 कर रही है। तो मतलब इस तरह से ये आंसर्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन क्योंकि पेपर में ये डायग्राम एज इट इज़ नहीं आएगी आपके पास इतनी कॉम्प्लेक्स वाली, सो आपने बस इसको एक बार समझ लेना है। अच्छा, फिर अब यहाँ पे था कि राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल सेंड्स अ राउटिंग पैकेट every 30 seconds and each packet contains 25 रूट्स, ईच रूट इज़ 20 बाइट्स, व्हाट इज़ द बिट रेट। अब आपने करना है बिट रेट मल्टीप्लाई। अब बिट रेट को मल्टीप्लाई कर फाइंड आउट करने के लिए आपने दो चीज़ें पहले फाइंड करनी है और उनका आपस में कर लेना है मल्टीप्लाई। अच्छा, अब सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने देखें, अब यहाँ पे जो है आपके पास कितने टोटल रूट्स हैं 25, और हर रूट का क्या साइज़ है 20 बाइट्स। तो आपने 25 को 20 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि लेकिन ये बाइट्स थे तो इनको बिट्स में कन्वर्ट करने के लिए आपने 8 से भी कर दिया मल्टीप्लाई। तो टोटल आंसर क्या आया 4000 बिट्स। फिर अब आपने देखना है कि हर पैकेट जो है वो कितना टाइम ले रहा है, हर पैकेट का रेट आपने फाइंड करना है। तो एक पैकेट जो है वो 30 सेकेंड ले रहा है ना, तो अगर उसका हम वो करें, क्या लेंगे, रेट फाइंड करें पर सेकेंड का, तो आपने 1/30 उसको कर देना है। तो अब मैंने आपको बताया था कि दो चीज़ें फाइंड करनी है कि पहले 25 और 20 को मल्टीप्लाई करके आपने 8 से मल्टीप्लाई करना है बिट्स में करने के लिए, और फिर उसके बाद आपने ये 1/30, या अगर पेपर में इसका डिजिट चेंज आ जाता है तो वो करना है, और आपस में इन दोनों को आपने कर दिया मल्टीप्लाई। तो आपके पास 133.33 बिट्स जो है वो इसका आंसर आ गया। अच्छा, फिर आ जाता है लेक्चर 87। इसमें जो है वो प्रॉब्लम सेट 2 की बात करनी है। अब यहाँ पे देखें, आपके पास ये अगेन एक सिनेरियो दिया हुआ है, इसमें गीगाबिट इथरनेट है जिसमें डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, डिफरेंट लोकेशंस की, मेडफोर्ड की, ग्रांट्स पास हेडक्वार्टर्स की, यूजीन की, और उसके अलावा ग्रांट्स पास हेडक्वार्टर्स की, और इसी तरह एशलैंड की, ठीक है। तो अब यहाँ पे डिफरेंट कनेक्टिंग डिवाइसेस हैं और उनके डिफरेंट ईथरनेट्स की स्पीड्स हैं और डिफरेंट नंबर ऑफ़ यूज़र्स कनेक्टेड हैं।
अब सबसे पहले आपने कहना है कि वेयर इज़ द डेटा सेंटर, तो देखें यहाँ पे जो मेन आपके पास है वो है डेटा सेंटर। फिर डेटा रेट अवेलेबल फॉर यूजीन, तो देखें यूजीन के लिए डेटा रेट है 10 मेगाबिट्स पर सेकंड। फिर व्हाट इज़ द मैक्सिमम इंटरनेट स्पीड अवेलेबल टू यूज़र्स, तो अब आपने यहाँ पे सारी इंटरनेट स्पीड्स देख लेनी है, जैसे 100 मेगाबिट्स, 100 और इस तरह से ये 10 है, तो फिर आपकी मैक्सिमम कितनी हुई 100। और फिर उसके अलावा लेबल द राउटर दैट नीड्स टू इम्प्लीमेंट फायरवॉल, तो फायरवॉल जो है वो सिर्फ जो कॉर्नर्स वाले होते हैं उन्हें जो है वो फायरवॉल्स वगैरह इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। फिर इफ़ अ यूज़र इन मेडफोर्ड सेंड्स आउट अ ब्रॉडकास्ट, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट। अब मेडफोर्ड, अच्छा, आप यहाँ पे देखें मेडफोर्ड से अगर जो ब्रॉडकास्ट में डेटा सेंड होता है तो उससे रिलेटेड यहाँ पे देखें जो जो भी डायरेक्ट लिंक बने हुए हैं ना उन सबको ब्रॉडकास्ट सेंड होगा, ये इम्पैक्ट होगा उसका। और फिर जो भी डिज़ायर्ड रिसीवर होगा वो उसको रिसीव करके यूनिकास्ट जो है वो आपको रिप्लाई वापस कर देगा। अच्छा, अब ये जो क्यूइंग बिहेवियर है कि एक सिस्को स्विच है उसमें 20 टोटल नंबर ऑफ़ यूज़र्स हैं जिसमें क्लाइंट्स से सर्वर्स दोनों आ जाते हैं, तो इसमें जो है वो आपने क्या करना है कि आपने एक आपको चीज़ बताइए कि 200 पैकेट्स पर सेकंड इसकी जो है वो पैकेट का रेट है। फिर एवरेज लेंथ बताइए और फिर आपने ट्रांसमिशन रेट भी बताया हुआ है। फिर आपने लोड, यूटिलाइजेशन और क्यू डेप्थ जो है वो फाइंड करनी है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना अगर हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करें तो ये तकरीबन 4 से 5 पेजेस का या एटलीस्ट 3 to 4 पेजेस का आपके पास पूरा सोल्यूशन बनता है। और अगेन आपके यूनिवर्सिटी के टीचर ने, क्योंकि वो पिछला न्यूमेरिकल भी नहीं है आपके सिलेबस में सॉल्व और ये भी नहीं है, और क्योंकि ये इतना लेंथी और टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत कम चांसेस हैं इसके पेपर में आने के, सो अगर आपने इसको अपने एंड से करना है देन आई विल सजेस्ट के कर लें। अब 100% तो आई कांट से कि नहीं आना पेपर में, लेकिन चांसेस कम है, आने को आ भी सकता है। सो इसलिए अगर करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन आपके टीचर ने नहीं करवाया हुआ इसको, ठीक है। तो मतलब ये सॉल्व नहीं है आपके हैंडआउट्स में या कहीं पे भी। वेल, अब यहाँ पे आ जाता है कि लेबल द बेस्टियन होस्ट इन द नेटवर्क, तो इसमें बेस्टियन होस्ट कौन सा होता है जो सबसे ज़्यादा पेरीमीटर पे या डिफेंडिंग पे या मतलब कॉर्नर पे होता है, तो यहाँ पे होस्ट आपके पास है मेडफोर्ड और एशलैंड का। इसी तरह से आपने फास्टेस्ट एंड टू एंड इंटर ऑफिस सेगमेंट बताना है, फिर जो सबसे स्लोएस्ट है वो आपने स्पीड देख के बता लेना है, फिर कितने टोटल सेगमेंट्स हैं, और फिर डुप्लेक्स ऑटो नेगोशिएशन वाला जो आपके पास नेटवर्क है वो बताना है, तो जिसमें 2 डिवाइसेस कनेक्टेड होंगी वो डुप्लेक्स कम्युनिकेशन करेगा। उसके अलावा फिर आपने बिट एरर रेट का जो है वो बताना है, लेकिन जितना कवर्ड है आप वो कर लें क्योंकि वो ही टॉपिक्स मिला के काफ़ी कुछ बन जाता है पेपर में आने के लिए। अब जो इंक्लूडेड ही नहीं है जिस चीज़ का सोल्यूशन, अगर हम उनकी डिटेल करेंगे तो आपको जो बाकी सिलेबस है वो हो सकता है कि रह जाए। एनीवेज, अगर फिर भी आपने कंप्लीट करना है देन यू कैन सॉल्व दिस फ्रॉम योर ऑन एंड। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाता है कि FTP सिनेरियो हमने देखना है। FTP सिनेरियो क्या होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिनेरियो, और ये सेम आपके पास वही वाली जो है वो डायग्राम है या वही सिनेरियो है। अब गुड पुट क्या होती है, गुड पुट जो है जैसे थ्रूपुट होती है ना कि मैक्सिमम कितना डेटा सेंड हो सकता है, गुड पुट वो होती है कि मैक्सिमम कितना यूज़फुल डेटा सेंड हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब थ्रूपुट होती है तो उसमें कुछ एरर्स वाली बिट्स भी होती हैं, कुछ बिट्स ड्रॉप हो जाती हैं, कुछ करप्टेड होती हैं, तो वो सारे का सारा डेटा जो थ्रूपुट के ज़रिए से सेंडर के से रिसीवर को पहुंच रहा होता है ना, वो सारा जो है वो आपको वाकई चाहिए नहीं होता, वो सारा रिक्वायर्ड वाला नहीं होता। तो गुड पुट में हम देखते हैं कि सिर्फ वही वाली बिट्स या वही वाले पैकेट्स जो आपको सच में चाहिए थे, तो वो होती है गुड पुट, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखना है कि कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं गुड पुट को। सबसे पहले आ जाता है एंड टू एंड एरर रेट्स, कि एरर का जो भी रेट है एक एंड से दूसरे एंड। फिर प्रोटोकॉल के कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे TCP का होता है हैंड शेकिंग, विंडोज़ एंड एक्नॉलेजमेंट, ये हमने CS 610 में पढ़ा था। फिर प्रोटोकॉल के कुछ पैरामीटर्स होते हैं जैसे फ्रेम का साइज़, रीट्रांसमिशन टाइमर्स, तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो गुड पुट पे इफ़ेक्ट करती हैं, कुछ पॉजिटिवली और कुछ नेगेटिवली। इसी तरह पैकेट्स पर सेकेंड, रेट ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस, और जितने पैकेट्स लूज़ हुए हैं वो सारा। फिर एक और इसका हम देखते हैं कि वर्क स्टेशन के या जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, जहाँ पे कंप्यूटिंग डिवाइसेस आपकी पड़ी हैं, जहाँ पे आपका सर्वर लोकेटेड है, उसकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड कुछ फैक्टर्स हैं कि डिस्क को एक्सेस करने की क्या स्पीड है, फिर डिस्क कैशिंग साइज़ क्या है कि कितना मेमोरी में स्टोर हो रहा है, ठीक है, और उसके बाद डिवाइस ड्राइवर्स की क्या परफॉर्मेंस है, ये फैक्टर्स भी डिसाइड करते हैं कि आपकी गुड पुट क्या होगी नेटवर्क की। फिर जो कंप्यूटर की बसेस होती हैं उसकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि उसकी टोटल क्या कैपेसिटी है, और आर्बिट्रेशन लाइक वो रैंडमली कितने पैकेट्स जो है वो सिलेक्ट कर रही है डेटा के सेंड होने के लिए। फिर प्रोसेसर लाइक जो हमारा CPU होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट,
उसकी क्या परफॉर्मेंस है, फिर मेमोरी की क्या परफॉर्मेंस है, ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई जैसे विंडोज़ लिनक्स इनमें तो नहीं कोई ग्लिच, ठीक है। इसी तरह जो एप्लीकेशन आपके सिस्टम पे रन कर रही हैं उनका जो डीप डाउन कोड है उसमें तो नहीं कोई बग कोई एरर। तो ये सारे फैक्टर्स बता रहे थे। अब यहाँ पे आपके पास आईनेट का इम्प्लीमेंटेशन लाइक आपको दिखाई, ये कन्फिग्रेटर है, डिफरेंट क्लाइंट्स हैं 3 और वो मेन सर्वर से कनेक्टेड हैं और आपस में भी कनेक्टेड हैं किसी कनेक्टिंग डिवाइस यानी कि राउटर की हेल्प से। इसी तरह बल्क ट्रांसफ़र में आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, राउटर्स, फिर सी लैंग्वेज का उसका सोर्स कोड, फिर स्टैंडर्ड होस्ट और फिर जो मतलब आपके पास कह लें कि कन्फिग्रेशन होती है ईथरनेट की, तो ये वर्जन 4 यहाँ पे यूज़ हुआ हुआ है। फिर अब हमने क्या क्या मॉडल करना होता है। अब हमने किसी भी फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिनेरियो में देखना होता है कि टोटल टाइम फ़ाइल्स के ट्रांसफ़र होने में कितना लगेगा, गुड पुट वर्सेस बैड पुट का क्या सिनेरियो है, फिर नेटवर्क को कैसे यूटिलाइज़ किया जा रहा है, डिले जो हर पैकेट के सेंड होने में जितना डिले लग रहा है वो सेम डिले लग रहा है या उसमें जिटर आ रहा है लाइक चेंज हो रहा है, या उसको वो कितनी यूजेबल है, नेटवर्क का पूरा सिनेरियो कितना स्केलेबल है, कितना उसको एक्सपेंड किया जा सकता है और कितना वो अवेलेबल है। ये चीज़ें आपने करनी होती हैं मॉडल, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स हैं, इनको आपने एक बार रीड कर लेना है। जैसे अब लोकल एड्रेस है तो उसकी टाइप होगी स्ट्रिंग, डिफ़ॉल्ट वैल्यू डबल कोटेशंस में सिंगल आपके पास बस इस तरह से आ जाएगा, और डिस्क्रिप्शन का मतलब है कि बस इसको एम्प्टी भी लेफ़्ट किया जा सकता है। इसी तरह लोकल पोर्ट की टाइप होगी इंट, कनेक्ट पोर्ट की टाइप इंट होगी, ये जो रिक्वेस्ट लेंथ, रिप्लाई लेंथ, नंबर ऑफ़ रिक्वेस्ट पर सेशन इनकी इंट होगी, और इनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ आपने देख लेनी है। जैसे डेटा ट्रांसफ़र मोड है उसका बाइट काउंट जो है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। इसी तरह जो थिंक टाइम है उसकी टाइप होगी डबल जिसमें पॉइंट्स वगैरह आ जाते हैं, और ये 2 रिक्वेस्ट्स के दरमियान का टाइम गैप है। इसी तरह आइडल इंटरवल 2 सेशंस के दरमियान का टाइम गैप है और इसकी भी टाइप आपके पास डबल है। जिनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं है उसको आपने छोड़ देना क्योंकि है ही नहीं। अच्छा, फिर नंबर ऑफ़ एक्टिव सेशंस, फिर सेंट नंबर ऑफ़ पैकेट्स, एंड टू एंड डिले, रिसीव्ड पैकेट्स, नंबर ऑफ़ सेशंस, इन सब के जो हैं वो आपने लाइक यहाँ पे देख लेना है कि क्या क्या उनका टाइटल है कि कैसे उनको पढ़ते हैं, फिर सोर्स के वो कहाँ से आ रहे होते हैं, फिर रिकॉर्ड मतलब वो क्या क्या चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं या उनको कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। उसके अलावा देखें एंड टू एंड डिले का बस यूनिट यहाँ पे लिखा हुआ है सेकेंड्स। फिर इंटरपोलेशन मोड आपको दिया हुआ है कि सैम्पल होल्ड होगा या कोई भी ऐसे जैसा मोड नहीं है। अच्छा, फिर आ जाता है सिमुलेटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। इसमें जो है ना ये रेफरेंस दिया हुआ है। अच्छा, अब वर्ड टू मॉडल में देखें, सबसे पहले एक होता है ऑमनेट फ्रेमवर्क, ऑमनेट प्लस प्लस, फिर आईनेट फ्रेमवर्क, एंड देन यू हैव मल्टी एजेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस फ्रेमवर्क। ऑमनेट फ्रेमवर्क में आपके पास यूज़र का इंटरफेस आ जाता है, जैसे वो टीके इन्वायरमेंट हमने पढ़ा था। इस तरह सिमुलेशन कर्नल, फिर सिमुलेशन मॉडल। इस तरह आईनेट फ्रेमवर्क में आपके पास ईथरनेट का वर्जन आ जाता है, कुछ प्रोटोकॉल्स आ जाते हैं, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, फिर एप्लीकेशन के मॉडल्स आ जाते हैं और डिवाइस के मॉडल्स के वो होस्ट है, राउटर है। एप्लीकेशन के मॉडल्स के HTTP है या टेलनेट है, टेलीकम्युनिकेशन, या फिर लिंक के मॉडल्स हैं कि ईथरनेट है या पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल है। फिर प्रोटोकॉल के मॉडल्स हैं कि वर्जन 4 है या ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है। तो मतलब ये आपने याद कर लेना है एक बार। इसी तरह यहाँ पे आपके पास मल्टी एजेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस फ्रेमवर्क। अच्छा, अब आपने इसमें जो है वो अटैक और डिफेंस को कैसे देखना है। यहाँ पे देखें, ये जो फ्रेमवर्क है ना डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस एंड मल्टी एजेंट का, इसमें आपके पास ये लास्ट लाइन में आपके पास 2 चीज़ें आ रही हैं, अटैक मॉड्यूल और डिफेंस मॉड्यूल। अटैक मॉड्यूल में हम ये देखते हैं कि विक्टिम जो होगा, जो शिकार होगा जिस चीज़ का, द सिस्टम विच विल फॉल प्रे टू एनी सॉर्ट ऑफ अटैक, उसकी क्या टाइप है, फिर उस अटैक की क्या टाइप है, फिर विक्टिम पे क्या असर पड़ा, फिर क्या रेट था उस अटैक का, फिर कितनी ऑटोमेशन थी, कितना वो मशीन कंट्रोल था, फिर सोर्स जहाँ से वो अटैक कर रहा था वो कितना वैलिड था, कितना नहीं था, ठीक है। इसी तरह डिफेंस मॉड्यूल में देखते हैं कि हमने कितने स्टेजेस डिफेंस के कवर किए, डिटेक्शन, अटैक को डिटेक्ट करने की क्या टेक्निक यूज़ की गई, सोर्स को डिटेक्ट करने की क्या टेक्निक यूज़ की गई। अच्छा, अब यहाँ पे पिंग ऑफ डेथ अटैक क्या है। पिंग ऑफ डेथ बेसिकली वो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस की वजह बनता है, और पिंग ऑफ डेथ में क्या होता है कि जो आपका सिस्टम होता है उसमें उसके ऊपर कोई भी हैकर या अटैकर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ ईमेल्स या नंबर ऑफ़ पैकेट्स जो है वो सेंड कर देता है, उसकी लाइक आपके सिस्टम की मैक्सिमम कैपेसिटी से भी ज़्यादा पैकेट्स वो इकट्ठे सेंड कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है जो हमारा सिस्टम है वो हैंग हो जाता है, और जो आपके पास ऑथेंटिक पैकेट्स आने होते हैं हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो इसे हम कहते हैं कि हम पिंग ही नहीं कर सक रहे किसी वैलिड डेस्टिनेशन या वैलिड सोर्स से। क्यों? क्योंकि ये पिंग ऑफ डेथ अटैक हो गया, और पिंग ऑफ डेथ अटैक की वजह से डिनाइल ऑफ सर्विस हो जाती है कि जो हमें असल पैकेट्स होते हैं हम उनको इग्नोर करते जाते हैं या इग्नोर ही करना पड़ता है। यहाँ पे अब सिंपल सा मॉड्यूल है और उसको इनिशलाइज़ किया हुआ है, इनिशलाइज फंक्शन है। इसके डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, जैसे पैकेट साइज़, इसका पैरामीटर है पैकेट साइज़, फिर सेंड इंटरवल,
फिर होप लिमिट होता है कि सेंडर से रिसीवर तक पहुंचने में दरमियान में कितने बार होप्स या कितनी बार जंप्स करने पड़ेंगे, जैसे हमने असाइनमेंट में किया था। फिर उसका स्टार्ट टाइम क्या है और फिर उसका स्टॉप टाइम क्या है। फिर टॉप डाउन अप्रोच को अगर हम समराइज़ करें तो देखें दो चीज़ें हैं कि एक होती है क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस और एक होती है क्वालिटी ऑफ सर्विस। ठीक है, हम पहले क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस को काउंट करते हैं, क्वांटिफाई करते हैं, उनको मेजर करते हैं और फिर जब एक बार वो हो जाता है तो फिर वहाँ पे हम पैरामीटर सेट करते हैं। जैसे अभी नेटवर्क डिज़ाइन के पैरामीटर्स देखे कि स्केलेबिलिटी, ऑफ अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो अब इसी तरह फिर जब एक बार किसी लेयर के हमने सारे क्वालिटी ऑफ स्पेसिफिकेशंस के पैरामीटर सेट कर लिए, फिर अगेन हम उनको क्वांटिफाई करते हैं, फिर पैरामीटराइज करते हैं, फिर क्वांटिफाई। अच्छा, अब यहाँ पे जो लास्ट स्लाइड है इस टॉपिक में, एप्लीकेशन लेयर रोल आउट फॉर मेंटेनेंस एंड सर्विलेंस। अब यहाँ पे देखें कि ओवरऑल एप्लीकेशन लेयर जो है वो OSI आर्किटेक्चर में वो जो है वो क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करती है। तो ये जो सारे हैं ना, ये आमतौर पे एप्लीकेशन लेयर पे टाइम टू टाइम हो रहे होते हैं। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, HTTP मॉडलिंग, फिर नॉन परसिस्टेंट कनेक्शंस, क्यूरी लॉस रेट्स और पॉइंट टू पॉइंट या पीयर टू पीयर स्केलेबिलिटी। ठीक है, और उसके अलावा कैशे रिस्पॉन्स टाइम, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, SMTP। तो ये सारा सीन, इनको अब हम नेक्स्ट मॉड्यूल्स में देखेंगे। आपके पास जितनी जो है वो डिटेल आएगी उतनी हम करेंगे। अच्छा, अब ये आपके पास है रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। ठीक है, और ये असल में एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो वीडियो और ऑडियो कॉल्स की डिलीवरी के लिए यूज़ होता है किसी भी नेटवर्क के क्रॉस, या हम इसे स्ट्रीमिंग मीडिया भी कह सकते हैं। और टेलीफोनी वो होता है जो टेलीकम्युनिकेशन या वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के ऑनलाइन अगर हमने किसी सेंडर ने रिसीवर से बात करनी है वॉइस के ज़रिए से, तो वो सारा सीन आपके पास टेलीफोनी में आ जाता है। फिर वीडियो टेली कॉन्फ्रेंस जो वीडियो कॉल्स और वीडियो मीटिंग्स होती हैं। फिर टेलीविज़न सर्विस और पुश टू टॉक ओवर वेब, इसमें भी सेंडर जो है वो कम्युनिकेशन को स्टार्ट करता है, फिर रिसीवर जब तक उसको मतलब एक्सेप्ट नहीं करता तब तक उनकी ऑनलाइन जो है वो कम्युनिकेशन स्टार्ट नहीं होती। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल के, जो RTP है बेसिकली। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जैसे सेंडर A है वो सेंडर B को डेटा सेंड करेगा और दरम्यान में जो है वो जिटर एनालिसिस वगैरह भी होंगी। जिटर में होता है कि वेरिएशन इन डिले। एक होता है ना कि डिले के पैकेट्स जो हैं वो सेंडर से रिसीवर तक पहुँचने में कोई टाइम लगा रहे हैं, तो अब वो होता है डिले। लेकिन अगर पहला पैकेट 5 सेकंड लगा रहा है, अगला 2, फिर अगला 10, मतलब अगर डिफरेंट डिलेस लगा रहे हैं तो फिर हम वेरिएशन इन डिले को कहते हैं जिटर। फिर उसके बाद यहाँ पे आपके पास एक एग्जांपल है कि एक यूनिकास्ट आपके पास रियल टाइम ट्रांसफ़र मतलब प्रोटोकॉल है। ठीक है, और उसमें आपको यहाँ पे कुछ होस्ट्स मिल रहे हैं और दरम्यान में ये कनेक्टिंग डिवाइसेस से कनेक्टेड है। इसी तरह ये एक NED फाइल की आपको जो है वो ऑमनेट प्लस प्लस में इस तरह की कन्फिग्रेशन देखने को मिलेगी। फिर उसके अलावा यहाँ पे देखें कि आपके पास यूजेज डायग्राम एंड स्टैटिस्टिक्स में आपके पास जो RTP होस्ट है, एक होगा आइडियल चैनल जिसमें सब कुछ जो है वो बिल्कुल एफिशिएंट और आइडियल हो रहा होगा। फिर उसके बाद आपके पास कुछ RTP एप्लीकेशन हैं। फिर यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, जो सेंडर होता है वो हमेशा मल्टीकास्ट या ब्रॉडकास्ट सेंड करता है, और जो रिसीवर होता है फिर वो, क्योंकि एक रिसीवर होता है ना और सेंडर तो बहुत सारी डिवाइसेस को सेंड करता है कि उसे पता नहीं होता कि एग्जैक्ट रिसीवर कौन सा है, लेकिन रिसीवर को तो एग्जैक्ट पता होता है कि वो किस सेंडर को वापस मैसेज भेजेगा, री एक्नॉलेज करेगा उसे, तो इसलिए वो यूनिकास्ट होता है। ठीक है, फिर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की बात करें तो यहाँ पे देखें कि एन आर्किटेक्चर फॉर डेटा एक्सचेंज, यहाँ पे अब डिफरेंट लैंड हैं आपके पास, वर्चुअल लैंड, ये जो अलग अलग आपको क्लाउड नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे देखें दरम्यान में एंटीनाज हैं, कुछ कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं, कुछ कनेक्टिंग डिवाइसेस हैं और कुछ सर्वर्स हैं। तो यहाँ कहने का मकसद है कि एक नेटवर्क के अंदर दो डिवाइसेस भी आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं, ये सर्वर और ये क्लाइंट समझ लें। और इसी तरह डिफरेंट डिवाइसेस जो हैं डिफरेंट नेटवर्क्स की भी मिल के आपस में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर सकती हैं। तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में आमतौर पर एक सर्वर होता है और जो हमेशा ऑनलाइन रहता है या हमेशा वो अपनी सर्विसेज अवेलेबल कर सकता है दूसरों को, और उसका IP एड्रेस परमानेंट होता है। फिर क्योंकि क्लाइंट्स तो चेंज हो सकते हैं आपके सिस्टम में, लेकिन सर्वर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, हमेशा ऑन रहेगा और उसका IP एड्रेस भी परमानेंट होगा। फिर जो क्लाइंट्स हैं फिर वो कम्युनिकेट करेंगे सर्वर के साथ और वो इंटरमिटेंटली कनेक्टेड होते हैं। लाइक आप कभी भी नहीं कह सकते कि कोई क्लाइंट या नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स हमेशा सर्वर से कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेशन करते रहेंगे। वो ये भी हो सकता है कि करें फिर 5 घंटे बाद अगला सेशन हो, फिर अगला सेशन 5 सेकंड के बाद हो जाए। तो मतलब ये इंटरमिटेंटली लाइक वक्फे से विद इंटरवल्स जो है वो कनेक्शन इस्टेब्लिश होते हैं। फिर यहाँ पे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए फॉर्मूला है आपके पास।
ये आपके पास है क्लाइंट सर्वर का डिस्ट्रीब्यूशन टाइम जो ग्रेटर देन या इक्वल होना चाहिए मैक्सिमम टाइम से। किस चीज़ के मैक्सिमम टाइम से? यहाँ आपके पास एन है नंबर, एन एफ है नंबर ऑफ़ फाइल्स, फिर एफ आ जाता है टोटल फाइल्स या साइज़ ऑफ फाइल, फिर यूएस है आपके पास कि सर्वर ने जो अपलोड किया तो उसमें कितना टाइम लगा, और डी मिनिमम टाइम जो डाउनलोड करने पे लगा रिसीवर को। ठीक है, ये अब सर्वर ने अपलोड किया सेंडर ने, और ये रिसीवर ने रिसीव किया, ये उसका रेट या उसका रेट। एन एफ आपके पास नंबर ऑफ़ फाइल्स हैं या वो नंबर ऑफ़ यूज़र्स हैं जो उस फाइल की कॉपी लेना चाहते हैं, और एफ़ जो है वो आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ फाइल्स हैं। फिर आ जाता है वेब सर्वर मॉडलिंग। इसमें देखेंगे आपके पास मैसेज फ़्लो का आपको बेसिकली बताया हुआ है कि क्लाइंट जो था उसके पास ब्राउज़र था, उसने पहले जो है वो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की सर्वर को कि वो अपनी सर्विसेज दे। अगर उसने एक्सेप्ट करना होगा सर्विसेज को या रिजेक्ट करना होगा तो सर्वर जो है वो रिस्पॉन्स उसको रिस्पॉन्ड बैक करेगा। इसी तरह यहाँ पे कोई क्लाइंट है जिसके पास कोई एप्लीकेशन है, समझ लें गूगल क्रोम या इस तरह का कुछ भी, क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड करेगा और फिर सर्वर उसको रिस्पॉन्स देगा। तो इस तरह से मैसेजेस फ़्लो करते हैं। तो वेब सर्वर मॉडलिंग में क्या होता है कि काफ़ी सारी HTTP जो रिक्वेस्ट होती हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इस तरह की जो रिक्वेस्ट हैं काफ़ी जो ब्राउज़र से लिंक्ड होती हैं, वो काफ़ी सारी HTTP रिक्वेस्ट जो हैं वो हैंडल की जा सकती हैं। ठीक है, और ये जो वेब सर्वर होता है असल में वो एक्सेप्ट करता है रिक्वेस्ट्स को और फिर उनको पार्स करता है, आगे भेजता है अगर उसने एक्सेप्ट करनी हो तो। फिर उसके बाद जो क्लाइंट होता है उसको रिक्वेस्टेड फ़ाइल मिल जाती है सर्वर की फ़ाइल से, और फिर उसके बाद जो है वो क्या करता है कि वो दोबारा से जो है वो रिस्पॉन्स मैसेज भेज देता है सर्वर को कि हाँ भी मैंने रिसीव कर लिया जो मैंने करनी थी। फिर आप वेब सर्वर को कैसे कैरेक्टराइज़ कर सकते हैं, हम कैसे देख सकते हैं कि कौन सा वेब सर्वर क्या फंक्शनैलिटीज़ ऑफ़र कर रहा है। हम डिफरेंट चीज़ें देखते हैं कि टाइम आउट इंटरवल के कितने टाइम के बाद रिसीवर को फिर से मैसेज भेजना पड़ता है कि पता नहीं सर्वर के पास पहुंचा कि नहीं। प्रोसेसिंग टाइम के सर्वर को रिक्वेस्ट लेके रिस्पॉन्स सेंड करने तक दरम्यान में कितना टाइम लगता है। फिर वो जितने साइज़ की फ़ाइल्स हैंडल करता है वो देखना है। फिर कितने क्लाइंट्स को एट अ टाइम देख सकता है वो देखना है। फिर बफर साइज़ आपने देखना है कि टोटल मैक्सिमम जो है वो क्लाइंट का क्या है कि वो कितने तक की जो है वो रिक्वेस्ट आपको सेंड कर सकता है, कितने साइज़ तक की। फिर HTTP मॉडलिंग में डिफरेंट यहाँ पे आपके पास जो है वो वेरिएंट्स आ जाते हैं। अच्छा, आप यहाँ पे देखें कि टाइमलाइन आपको ऑपरेशन दिया हुआ है, ये TCP प्रोटोकॉल में बेसिकली होता है। यहाँ पे देखें एक रिसीवर है और एक सेंडर है, या कह लें कि ये क्लाइंट है आपके पास और ये वेब सर्वर है। तो अब यहाँ से TCP कनेक्शन इनिशिएट होगा, स्टार्ट होगा, और ये RTT जो लिखा हुआ है ये राउंड ट्रिप टाइम होता है असल में। ठीक है, जो रिसीवर कह लें कि सेंडर है वो डेटा सेंड करता है, और फिर अगर उसको फिर से फ़ाइल जो है वो मिल जाए तो वेल एंड गुड, नहीं तो अगर नहीं मिलेगी तो फिर से वो जो है वो डेटा को, या कह लेंगे उस फाइल के ट्रांसमिट करने की रिक्वेस्ट को सेंड करेगा, और आखिर में आपको पूरी की पूरी फ़ाइल रिसीव हो गई है। तो ये टाइमलाइन ऑपरेशन है, इसे 3 वे हैंड शेकिंग भी कहते हैं, जो TCP जो है वो यूज़ करता है, और TCP की बेस पे फिर HTTP काम करता है। HTTP जो है वो सीक्वेंस्ड मैसेजेस पे बेस करता है कि सीक्वेंस में एक प्रॉपर मैनर में ऑर्गेनाइज्ड वे में जो है वो मैसेजेस सेंड होते हैं फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, और इसमें TCP हैंड शेकिंग इन्वॉल्व होती है। ये मैंने आपको बता दिया कि हैंड शेकिंग में 3 स्टेप्स होते हैं कि सेंडर जो डेटा सेंड कर रहा होता है वो पहले भेजता है रिसीवर को, फिर रिसीवर एक्नॉलेजमेंट देता है कि हाँ मैंने रिसीव कर ली, और फिर वो अगली बार दोबारा भेजता है। तो ये 3 वे हैंडशेक बन जाता है। ठीक है, फिर इसमें परसिस्टेंट, नॉन परसिस्टेंट, पाइपलाइन और कैशिंग आपके पास डिफरेंट टर्म्स आ जाते हैं। कैशिंग में होता है कि वो टेम्प्रेरी स्टोरेज में या मेमोरी में कितना स्टोर कर रहा है, और पाइपलाइन में क्या होता है कि काफ़ी सारे सेशंस इकट्ठे कंटिन्यू हो सकते हैं। परसिस्टेंट में क्या होता है कि हर बार TCP जब कनेक्शन स्टार्ट करता है तो हर बार नया नया नहीं, आपको जब भी डेटा सेंड करना होता है सेंडर ने रिसीवर को, तो हर बार आपको नया TCP का सेशन नहीं शुरू करना पड़ता परसिस्टेंट में। और नॉन परसिस्टेंट में क्या होता है कि जब भी सेंडर ने डेटा सेंड करना होता है और रिसीवर ने रिसीव करना होता है तो हर बार एक नया नया TCP कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश होता है। नॉन परसिस्टेंस मैंने आपको अभी भी बताया कि क्या होता है। TCP हैंडशेकिंग नॉन परसिस्टेंट के कनेक्शन में हर ऑब्जेक्ट के लिए बार बार नया नया TCP का सेशन यानी कि हैंडशेकिंग चाहिए होती है। फिर यहाँ पे नॉन परसिस्टेंट और परसिस्टेंट के 2 फार्मूलाज आ जाएंगे, ये आपने कंफ्यूज नहीं करना है और इनको याद भी कर लेना अगर इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल आ जाता है। अगर अब वो आपसे पूछ लेता है कि 2 राउंड ट्रिप टाइम्स हैं नॉन परसिस्टेंट में, तो अब बताओ कि इसका टोटल टाइम n नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स के लिए कितना होगा। तो ये फॉर्मूला है n मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू राउंड ट्रिप टाइम, इसकी वैल्यू आपको दी होगी, और टोटल जितने ऑब्जेक्ट्स हैं n की वैल्यू वो भी आपको बताई होगी, और टोटल टाइम फाइंड करने के लिए कहा होगा, और n इंटू ट्रांसमिट टाइम भी बताया होगा, राउंड ट्रिप टाइम भी बताया होगा, और n टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स भी बताए होंगे। आपने सिंपल ये फॉर्मूला लगा के जो है वो आपने वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना है टोटल टाइम के लिए।
फिर परसिस्टेंस HTTP की अगर हम देखें तो उसमें सिर्फ आपके पास TCP हैंडशेकिंग या TCP सेशन सिर्फ एक बार चाहिए होता है, जितने मर्जी उस पर पैकेट्स हैं वो हम सेंड कर लें। अब इसका फॉर्मूला ये है कि इसमें हर ऑब्जेक्ट के लिए 1 राउंड ट्रिप टाइम चाहिए, उसमें हर ऑब्जेक्ट के लिए नॉन परसिस्टेंट में 2 राउंड ट्रिप टाइम्स चाहिए, इसमें हर ऑब्जेक्ट के लिए 1 राउंड ट्रिप टाइम चाहिए। और इसका फॉर्मूला भी आपने देख लेना है, वैल्यूज़ आपको दी होंगी, सिंपल आपने वैल्यूज़ फाइंड पुट करनी है और टोटल टाइम फाइंड कर लेना है। लेकिन ये जो कुछ फार्मूलाज आएंगे मेक श्योर करें कि उनको आप अच्छे से कर लें, क्योंकि एक आधा न्यूमेरिकल सब्जेक्टिव में तो एटलीस्ट ज़रूर आ जाता है सब्जेक्ट का। अच्छा जी, अब आपके पास कैशिंग ऑपरेशन आ जाता है कि यूज़र जो है वो ब्राउज़र सेट करता है कि वेब को उसने एक्सेस करना है वाया कैश। अच्छा, अब ये देखें कि लाइक अब गूगल है जहाँ पे हम जो सर्च इंजन है, वेब सर्च इंजन, और वहाँ पे जो है वो हम सर्चेस करते हैं। तो वो जो गूगल है, जो वेब ब्राउज़र है, वो आपके पास क्या करता है कि वो लाइक कह लें कि जब आपने कुछ भी सर्च किया, फॉर एग्जांपल आपने VULMS के लिए सर्च किया, तो पहले जो गूगल है या जो वेब सर्वर है, ब्राउज़र है, वो अपने कैश में जाके देखेगा कि उसके पास वो VULMS की वेबसाइट पड़ी हुई है। अगर उसके पास वो वेबसाइट पड़ी होगी, कैश में वो वेबसाइट होगी, तो वो वहीं से ऑब्जेक्ट आपको रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर तो वो नहीं पड़ी हुई तो फिर वो ओरिजिनल सर्वर के पास जाएगा। इससे क्या होता है कि आपके पास रिस्पेक्ट लाइक कंपैरेटिवली जो है आपके पास वो टाइम बच जाता है और आप एफिशिएंटली जो है वो नेटवर्क को कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगेन आई रिपीट कि जब भी हम कुछ भी सर्च करते हैं तो क्या होता है कि वो जो है पहले जो है वो सारा आपके पास जाता है उसके पास कैश मेमोरी के पास, और अगर कैश मेमोरी में आपके पास पड़ा हो कुछ भी तो वहाँ से आपको डायरेक्ट जो है वो मिल जाता है, और अगर नहीं हो तो फिर क्या होता है कि ओरिजिनल सर्वर के पास वो चला जाता है। अब यहाँ पे देखें, ये एक प्रॉक्सी सर्वर है, आपके पास कुछ ओरिजिनल सर्वर्स हैं। तो पहले जो है वो कैशे के पास जाके चेक होगा, अगर वहाँ उस टेम्प्रेरी स्टोरेज में आपके पास पड़ा होगा तो वेरी वेल एंड गुड, और वहाँ से जो है वो हम आराम से कर लेंगे यूज़, और अगर नहीं होगा तो फिर नहीं करेंगे। अच्छा, अब अगर कैशिंग में लाइक आपके पास कैश मेमोरी में पड़ा हुआ है, कोई सर्च पड़ी हुई है और वहीं से आपको मिल जाती है, तो इसलिए रिस्पॉन्स टाइम कम होगा और हम फास्टली जो है वो सब कुछ कर सकेंगे। उसके अलावा ट्रैफिक जो है वो कम रहेगी, लाइक मेन सर्वर के पास जो है वो ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होगी, कम हो जाएगी ट्रैफिक, जिसकी वजह से हम चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर सकेंगे। यहाँ पे कुछ सिनेरियोज़ हैं, जैसे कि यहाँ पे कैश मेमोरी यूज़ हो रही है और यहाँ पे नहीं हो रही, तो यहाँ पे 100 मेगाबिट्स पर सेकंड और यहाँ पे भी 100 मेगाबिट्स है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ये डिफरेंट नहीं की हुई। लेकिन ओवरऑल इसका यही कॉन्सेप्ट है कि अगर फॉर एग्जांपल कैश मेमोरी से जा रहा है डेटा एक्सेस होके, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि कम टाइम लगेगा। इसी तरह कैशिंग साइज़ को कौन कौन से फैक्टर्स लाइक अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले कि ऑब्जेक्ट्स या रिक्वेस्ट्स का जो साइज़ है वो, फिर रिक्वेस्ट रेट के कितनी बार रिक्वेस्ट्स होती हैं, फिर राउंड ट्रिप डिले के उनमें डिले कितना लगता है, या डिफरेंट रिक्वेस्ट्स का आपस में को रिलेशन क्या है, वो आपस में कैसे रिलेट करती हैं। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट साइज़ आपको दिया हुआ है और आपके पास जो है वो सेकंड रिक्वेस्ट रेट दिया हुआ है 15 रिक्वेस्ट्स पर सेकंड, और डिले आपने डिले भी बताया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, टोटल डिले जो फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है ना, इंटरनेट डिले प्लस एक्सेस डिले प्लस लैंड डिले। तो इसमें सबसे ज़्यादा डोमिनेंट कौन सा है, 2 सेकंड्स प्लस मिनट्स प्लस मिली सेकेंड। सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है मिनट्स, तो आपके पास होगा ये मिनट्स में। लेकिन अगर मैं ओवरऑल बताऊँ तो देखें, एक्सेस लिंक जो है वो तो 100% यूज़ हो रहा है ना, तो इसका एक्सेस डिले 0 हो जाएगा, और इसका जो इंटरनेट डिले है वो क्योंकि एक्सेस डिले पे डिपेंड करता है तो वो भी 0 हो जाएगा, सिर्फ रह जाएगा लैंड डिले। और अगेन अगर मैं इसकी कैलकुलेशंस आपको दिखाऊँ तो वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती हैं, इसलिए यहाँ पे बस जितना सॉल्व हुआ है आप वो समझ लें। अच्छा, फिर इसी तरह हिट रेट होता है कि कितनी बार स्किप हो गया, और लाइक हिट कितनी बार ओके हो गया, और मिस होता है कि कितनी बार स्किप हो गया, ठीक है। तो हिट को परसेंटेज में कन्वर्ट किया हुआ है कि 40% सेटिस्फाइड हो गई हैं लोकली लाइक कैश मेमोरी से ही, और जो मतलब 10 या टोटल 100 होता है ना, उसमें से 40 तो यहाँ हो गया और बाकी कितना बचा 60 या 0.6। तो ये जो है वो सर्वर लाइक वो फिर वेब सर्वर के पास चला जाएगा, वो कैश में नहीं पड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखें कि आपके पास जो है 0.6 जितना वेब सर्वर के पास जा रहा था उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया 2.01 सेकेंड जो पीछे डिले था, और इसको जब हम प्लस करेंगे तो लाइक मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ओवरऑल कम बनेगा 1.4 सेकेंड से। तो हमें पता चला कि आपके पास जो है वो क्या हो रहा है, लाइक एवरेज डिले फाइंड करने का यही जो फॉर्मूला है कि इंटरनेट डिले प्लस एक्सेस डिले प्लस लैंड डिले, इसमें आपने
कुछ चीज़ों को जो है वो सॉल्व करना है। लेकिन अगेन आई विल से, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर कैलकुलेशंस नहीं है और ना आपके टीचर ने करवाई हुई, तो आप इन फॉर्मूलाज को देख लें। अगर पेपर में वो पूछेगा तो वो इतनी कंफ्यूज करके नहीं आपको न्यूमेरिकल्स देगा। उसमें लाइक एवरेज डिले अगर फाइंड करना होगा ना, तो वो खुद से आपको वैल्यूज़ बता देगा, इंटरनेट डिले की, एक्सेस डिले की और लैंड डिले की, और सिंपल आपने ये फॉर्मूला याद रखना होगा और उसकी वैल्यूज़ पुट करनी होगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट वीक नंबर 7। इसमें अगर कोई भी क्यूरी या कन्फ्यूजन हो, सो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट. And if you are new to this channel, then don't forget to subscribe and hit the bell icon as well. See you soon. Till then, Khuda Hafiz.